नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का अध्याय 18 और अंतिम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे, जब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम पाठ के एक एक गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो इससे पहले जो हमने पंक्तियां पढ़ी उसमें अंबेडकर जी कहते हैं कि जो जातिवाद के पोषक हैं, मतलब जो चाहते हैं कि जातिवाद का समाज में जातिवाद पले बढ़े, बड़ी हो, ये बढ़ती जाए, तो वो इसके लिए तर्क देते हैं कि जो जातिवाद के आधार पर हमने काम को बांटा, और काम को बांटना कार्य कुशलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो और जाति प्रथा जो है यही काम करती है, इसलिए ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन अंबेडकर जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि काम को बांटने से काम बेहतर तरीके से हो जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई इस बात में है, आपत्ति इस बात में है कि जाति प्रथा के आधार पर जो काम बांटा जाता है वो अस्वाभाविक रूप से बांटा गया है। उसमें श्रम के साथ साथ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन होता है। मतलब जो काम, श्रमिक मतलब जो काम करने वाले हैं, तो काम तो तब बेहतर तरीके से होगा जब हम व्यक्ति की योग्यता को देखकर काम को बांटें। लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति की योग्यता को दरकिनार किया जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, वो तो जाति के आधार पर लोगों को बांट देती है। तो ये तो काम करने वालों का अस्वाभाविक रूप से विभाजन हो जाता है, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए जाति प्रथा ठीक नहीं है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि अस्वाभाविक रूप से विभाजन कर देती है, इसके साथ साथ जाति के आधार पर जिसको जो काम मिलता है उस काम के आधार पर व्यक्तियों में भी असमानता का भाव पैदा कर देती है, छोटा बड़ा करार कर देती है, जो कि सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण तथा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो और क्या अंबेडकर जी ने इसके विरोध में क्या तर्क दिए हैं कि एक तो व्यक्ति की योग्यता का ध्यान नहीं दिया जाता इसमें,
उसकी रुचि पे भी ध्यान नहीं दिया जाता, उसको पेशा चुनने की मतलब काम चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती, और इसके साथ साथ व्यक्ति के संसार में आने से पहले ही उसका पेशा निर्धारित हो जाता है कि उसे क्या करना है, और जीवन भर के लिए उसे वही काम करना पड़ता है, वो चाहकर भी दूसरा काम बदल ही नहीं सकता, तो एक पेशे के साथ बन जाता है, जो इसकी बुराई है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, क्योंकि कई बार किसी एक पेशे से व्यक्ति अपना परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाता और उसको भूखे मरना पड़ता है, पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता, तो इसलिए जीवन भर एक पेशे से बन जाने के कारण वो काम नहीं बदल सकता। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान युग चल रहा है, तकनीकें बदल रही हैं, अचानक पेशों में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, कुछ काम धंधे बंद हो जाते हैं, जैसे कि हमने कक्षा 8 में एक पाठ पढ़ा लाख की चूड़ियाँ, उसमें अब क्योंकि मशीनों का युग, मशीनी युग आ गया है, तो स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी है। अब बदलू की लाख की चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बिकती हैं, तो उसके पास सब कुछ उसको बेचना पड़ता है, भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे समय के साथ साथ और तकनीक के विकास के साथ साथ कुछ काम धंधे बंद हो जाते हैं, तो इसलिए जाति प्रथा बेरोजगारी का भी एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है कि क्योंकि मनुष्य के वश में नहीं है किस जाति में पैदा होना है, तो इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब जब हमारी रुचि पर आधारित काम हमें नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, मजबूर होकर उस काम को करेगा, लेकिन वो उतने बेहतर तरीके से उसको नहीं करेगा, उस काम को काम टालू तरीके से करेगा, जिसके कारण वो उतना उस काम को अच्छे तरीके से ना करके उत्पादन में उतना सहयोग नहीं दे सकता जितना वो उस काम में देता जिस काम में उसकी रुचि होती, अगर वो उसे मिलता। तो इसलिए ये हमारी जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा दोष है, जिसके बारे में अंबेडकर जी ने बात की है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी पाठ का आगे का गद्यांश, जिसका शीर्षक अलग से दिया गया है कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज, कि अंबेडकर जी जाति प्रथा का इतना विरोध करते हैं, तो आखिर उनकी कल्पना का आदर्श समाज है क्या, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।